जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 और चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको कि ट्रायंगल, ये फिगर दिया हुआ है आकृति 6.35 में। ये जो आकृति आप देख रहे हैं यह आकृति 6.35 है। इसमें त्रिभुज ओडीसी, फिगर देखिए ओडीसी ये त्रिभुज और त्रिभुज ओबीए ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इनको समरूप सिद्ध नहीं करना है, ये ऑलरेडी समरूप हैं प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। और फिर देखें दिया गया है एंगल BOC। देखें एंगल BOC बराबर दिया हुआ है 125 अंश और एंगल CDO ये दिया हुआ है 70 अंश। तो आपसे एंगल DOC का मान पूछा जा रहा है। एंगल DOC देखिए कौन है, एंगल DOC, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। और फिर एंगल DCO पूछा जा रहा है। तो देखें एंगल DCO यानी इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। और इसके बाद एंगल OAB, एंगल OAB इसके बारे में पूछा जा रहा है। OAB चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक चीज हम आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं एंगल BOD ये रैखिक कोण है और आपको मालूम है कि रैखिक कोण 180 अंश का होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा एंगल BOD इज इक्वल टू 180 अंश। और इसका कारण आप लिखेंगे कि यह 180 अंश क्यों है, तो यहाँ हम किनारे लिख देंगे रैखिक कोण। रैखिक कोण होने के वजह से यह 180 अंश का है। अब देखें इसी में दो कोण हैं, तो देखिए दो कोण में कौन कौन है, एक कोण है BOC और दूसरा कोण है DOC। देखिए ये कोण और फिर ये कोण, तो इसके जगह पे एंगल BOD के जगह पे हम लिख देंगे एंगल BOC और प्लस लिख देंगे एंगल DOC और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो अब देखिए एंगल BOC की वैल्यू आपको दिया गया है 125 अंश, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 180 माइनस 125 डिग्री। तो अब 180 में से 125 को हम माइनस करें तो देखें 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ हो गया 7 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 55 अंश हो जाएगा। तो ये देखिए कोण DOC ये निकला है, कोण DOC का मान निकला है, यह कोण हो गया 55 अंश के बराबर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब अगर आपसे यह कोण भी पूछा जा रहा था, कोण DCO पूछा जा रहा था, तो अगर हम त्रिभुज COD को देखें, त्रिभुज COD, तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा त्रिभुज COD
इन सभी कोणों को हम जोड़ देंगे तो देखें ये कोण है एंगल सी डी ओ और प्लस ये एंगल डी ओ सी और प्लस एंगल ये हो जाएगा डी सी ओ और ये टोटल त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए एंगल सी डी ओ की जो वैल्यू है हम लोगों को मालूम है एंगल सी डी ओ का मान है 70 डिग्री। एंगल डी ओ सी अभी हम लोगों ने निकाला है ये है 55 डिग्री और प्लस है एंगल डी सी ओ और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी 125 अंश हो जाएगा। तो 70 में 55 जोड़ देंगे 125 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 अंश और प्लस हो जाएगा डी सी ओ बराबर 180 अंश। अब यहाँ से एंगल डी सी ओ की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 125। अब 180 में से 125 को आप माइनस कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। ये कोण भी हो जाएगा 55 अंश। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें तो ये कोण और ये कोण जरा ध्यान दीजिएगा, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखें फिर ये जो होगा एंगल ओ ए बी, यहाँ लिख देंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ। और ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ किनारे लिख दिया जाएगा एकांतर कोण। सबका कारण आपको लिखना होगा, जो भी आप क्रिया करेंगे किनारे उसका कारण लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ हम लोग निकाल चुके हैं। तो एंगल डी सी ओ की जो वैल्यू है ये 55 डिग्री है। तो अब देखें यही आपसे तीनों पूछा जा रहा था। एंगल डी ओ सी पूछा जा रहा था, एंगल डी ओ सी निकल गया है 55 डिग्री। फिर एंगल सी डी ओ पूछा जा रहा था, सॉरी डी सी ओ पूछा जा रहा था, तो डी सी ओ भी निकल गया 55 डिग्री। और ओ ए बी पूछा जा रहा था तो एंगल ओ ए बी भी 55 डिग्री। यानी यहाँ पर जो तीनों कोण निकल रहे हैं ये तीनों कोण 55 डिग्री के ही होंगे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है समलंब ए बी सी डी। ये जो आकृति आपके सामने है ये है समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल डी सी। ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, समांतर है। यानी ए बी और डी सी दोनों एक दूसरे के समांतर है। के विकर्ण ए सी और बी डी, जरा देखिए इनके विकर्ण, इनका एक विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी। तो विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये है पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रश्न जो कहा जा रहा है उसी को हम समझा रहे हैं।
दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए। अब एक चीज हम आपको बता दें, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी में था करेस्पॉन्डिंग, सी का मतलब करेस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ये होता था, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ सीपीसीटी। लेकिन यहाँ पर सीपीसीटी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज, और यहाँ पर समरूप त्रिभुज है। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट के जगह पर सिमिलर कर देंगे। सिमिलर का मतलब होता है समरूप। तो अब ये कहलाएगा सीपीएसटी। तो सीपीएसटी किसको कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, सिमिलर का मतलब समरूप होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं या सिमिलर हैं, तो उनके भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये सीपीएसटी की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, इसके ढेर सारे क्वेश्चंस में पड़ेगी। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। ये सिद्ध करना है। तो अब एक बात ध्यान पूर्वक देखें, प्रश्न में जो बात, अब ये सब सिद्ध करने वाले सवाल हैं। प्रश्न में जो कथन दिया गया होता है ना, उस कथन को हम लोग अपने शब्दों में यहाँ नोट करते हैं और इसके बाद फिर प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे, दिया है, प्रश्न में जो दिया है उसी को लिखा जाएगा। दिया है ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसके विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD, यही सिद्ध करना है। तो प्रश्न में यही चीज कही जा रही थी और जो चीज कही जा रही थी उसको हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से प्रूफ करेंगे, सत्यापन करेंगे। और देखिए, सत्यापन में हम ऐसा करते हैं, ये त्रिभुज AOB लेते हैं और त्रिभुज COD लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम दिखाते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो लिखा जाएगा त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। देखिए, अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, प्रश्न में दिया गया है कि AB और DC दोनों समांतर हैं और इसको ये तीसरी रेखा BD काट रही है। तो अब इस स्थिति में यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं
और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल ए बी ओ, यहाँ लिखा जाएगा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। और ये बराबर क्यों है इसका कारण भी निकला पड़ेगा, तो यहाँ किनारे लिख देंगे एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब जरा ये ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण को देखिए, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। ये सब 9th वगैरह की चीजें 9th में आप पढ़े होंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब लिखा जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और ये दोनों आपस में बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ किनारे लिख दिया जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब एक बात जरा ध्यान से समझिए आप, हमने आपको पिछले वीडियो में जो समरूपता कसौटी हमने बताया था, उसमें एक कसौटी हमने आपको ए कसौटी बताया था कि तीनों कोण आपस में बराबर हों। फिर बाद में हमने कहा था कि अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ए को हम केवल ए ही कहेंगे, केवल दो कोण बराबर कर दें, तीनों कोण को बराबर करना जरूरी नहीं है। तो फिर यहाँ लिख दिया जाएगा, देखिए अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के दो दो कोण बराबर हो गए हैं। तो जब दो दो कोण बराबर हो गए तो लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी, और समरूप त्रिभुज का सिंबल आपको मालूम है, समरूप त्रिभुज हो जाएगा सी ओ डी, ये समरूप त्रिभुज सी ओ डी। अब देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब अभी हमने आपको बताया कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके भुजाओं के अनुपात और कोणों के अनुपात आपस में बराबर, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि इस कंडीशन में ही सीपीएसटी लागू होता है। सीपीएसटी, और सीपीएसटी में क्या होगा कि देखिए इस त्रिभुज की भुजा फिर इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात, फिर पहले वाले त्रिभुज की भुजा और फिर दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले त्रिभुज की भुजा हम ओए ले रहे हैं, ओए, देखिए ओए, पहले वाले त्रिभुज की भुजा ले ली गई ओए, और फिर दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं ओसी। तो ओए अपान ओसी इज इक्वल टू, फिर पहले वाले त्रिभुज की भुजा हम ले रहे हैं ओबी, और फिर दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी ओडी। तो ये हो जाएगा ओबी अपान ओडी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ कारण लिख दिया जाएगा सीपीएसटी से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के। ये दोनों, ये भुजाओं के अनुपात आपस में इसलिए बराबर हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं और इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। जरूरत पड़ेगा तो कोण को भी आपस में बराबर कर देंगे। यहाँ किनारे लिख दिया जाएगा सीपीएसटी से, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD, ये सिद्ध हो गया। और यहाँ लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध कर लिया गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं,
हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।